अब वो आया ना कुछ दिन पहले, और जब आया कुछ दिन पहले एक आया, उसने आगे रोना धोना शुरू कर दिया। ओए, ओए आपके जवाबात ने मुझे हिला दिया मेरे भाई। जरा बताएं तो सही अब मैं किधर जाऊं। मैं क्या, काका तू जुम्मे दिन नमाज फलां जगह पे पढ़ आ, और उधर झोली उठा ले, बस ये कर, तेरा करने का काम ये है। वो साढ़े बोलना। बरल, मुसलमान दोस्त जो है वो ज्वाइन ना करे मेरा भाई। ये नथिंग साहब कोई आए हैं, वेलकम भाई। जी भाई। जी भाई, कैसे हैं, खैरियत, नॉन मुस्लिम आप? जी। अच्छा, क्या है? अह, जी फिलहाल तो मैं एग्नोस्टिक हूँ। फिलहाल, पहले क्या थे? पहले मुस्लिम था। क्या मुस्लिम थे, अब एग्नोस्टिक हैं? जी। जी मैं एग्नोस्टिक क्या आपसे होता सवाल। है? एग्नोस्टिक क्या होता है? नहीं, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ आपको, कि आप जो हैं वो आपको पता भी है, जैसे पिछले से पूछ रहा था। उसकी वजह भी है एग्नोस्टिक ना। इज someone who does not know whether God is exist मुझे or इंग्लिश not। नहीं आती, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, उर्दू में बताएं, उर्दू या हिंदी में। जिसे नहीं पता होता कि खुदा है या नहीं है। जिसे नहीं पता होता कि खुदा है या नहीं है। जी। जिसे नहीं पता होता कि खुदा है या नहीं है, इसे एग्नोस्टिक कहते हैं। जी। ये किधर है डेफिनेशन? ये तो मैं को पहली दफा सुन रहा हूँ। नहीं, आप चेक कर सकते हैं, यही होती है डेफिनेशन एग्नोस्टिक। जिसे पता ना हो कि है या नहीं। हम्म। जी। जिसे इंटरेस्टिंग। पता ना हो कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, उसे एग्नोस्टिक कहते ठीक है, उससे तो आप, आपकी सूरत हाल ये है। हैं। जी। ठीक हो गया, क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो रिलीजन का मामला है वो काफी अलग लगता है, जैसे उसमें चीजें जो है वो अ, सही नहीं लगती कि ऐसा भी सही हो सकता है। जो एक्सप्लेनेशन उसमें दी जाती है वो काफी जो है वैसी टाइप की लगती है, जैसे पुराने लोग एक्सप्लेन करते हैं चीजों को और उसमें कुछ सच्चाई ना हो। देयरफॉर मैंने ये क्या कंक्लूड मैंने किया। क्या पूछा आपसे? नहीं नहीं, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, उधर जल्दी आ जाए। देयरफॉर हम्म। देयरफॉर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि रिलीजन ट्रू नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि खुदा एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। मेरे हिसाब मतलब मैंने कर आपसे भी सकता पूछा है या क्या फिर। है? मैंने आपसे पूछा क्या है? आप मुझे रिलीजन के ऊपर ले गए। मैंने कहा अग्नोस्टिक का मतलब है गॉड, क्रिएटर है कि नहीं, ठीक है ना, या गॉड नहीं है, हम्म। गॉड को रख लेते हैं। आपने कहा कि उसका मतलब उसे कंफर्म नहीं होता। वो रिलीजन हो या ना हो, गॉड तो अपनी जगह पर है। रिलीजन एक मिनट के लिए साइड पे भी कर दें, कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह पर रहेगा, कि गॉड है या नहीं। फिलोसॉफिकली, ठीक है, ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग, आप जब एक चीजों की एग्जिस्टेंस का मान गए हैं, उसके बाद आप कुछ ना कुछ तो उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रिलीजन का ना एक्सप्लेन करें, मुझे मुझे ये बताएं कि आपको कैसे लगा कि भाई नहीं, कोई नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कोई हाँ होगा। रिलीजन साइड पे हो गए हैं, नहीं मैं नहीं, एग्जिस्टेंस ये की बात कर क्लेम। रहा हूँ। ये क्लेम नहीं है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी। मैंने कहा पता नहीं है कि है या नहीं है, हो भी सकता है हाँ नहीं भी वही हो बताएं। सकता है, दोनों की हाँ वही प्रोबेबिलिटी। वही वही मैं कह रहा हूँ, क्यों आपको लगता है कि नहीं होने की रीजंस क्या लगती हैं, वो बताएं। नहीं होने के रीजंस, एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो भी आज एक्सप्लेनेशन दी जाती है गॉड की, वो काफी सेंसलेस लगती है और बेसलेस है, और उस पे जो जितने भी वो चीजें बैठाई एक्सप्लेनेशन जाती जो है। दी जाती है, एक्सप्लेनेशन जो दी जाती है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, लिमिटेड है। नंबर तीन, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली। किसी के एक्सप्लेनेशन या किसी के परसेप्शन की वजह से आप अपना क्लेम नहीं ना रखते। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को मैं मैथ्स का क्वेश्चन देता हूँ टफ, उसको नहीं आ रहा, तो आप मैथ्स का इनकार कर देंगे क्योंकि उससे सॉल्व नहीं हो रहा। उससे नहीं हो रहा ना, ठीक है। सवाल ये है, आप दूसरों के परसेप्शन के ऊपर अपना क्लेम कैसे खड़ा करेंगे कि जी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही? आप आपके पास फिर क्या है उस चीज को एक्सप्लेन करने की? यानी आप निगेट करने में भी अनाड़ी लोगों का सहारा ले रहे हैं, जहालत का सहारा नहीं लिया जाता, ठीक है। नहीं, आप अ, ये मुझे समझाएं। जी जो एक्सप्लेनेशन है वो मतलब गॉड के अलावा भी अदर एक्सप्लेनेशन कोई भी मतलब उस जगह पे जहाँ पे बैठाते हैं वहां पे बैठाई जा सकती है, ये कहने का मतलब है।
नहीं नहीं, मैं उस एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप जो गॉड को लेके कंफ्यूज हुए हैं, आप क्यों हैं? आप कह रहे हैं जी फ्लैग एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे रही, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आप दे रहे। अभी भी आपने कहा जी उसकी एक्सप्लेनेशन जो दूसरे लोग देते हैं वहां दूसरी भी रखी जा सकती है। मुझे उससे लेना देने नहीं है। नहीं तो मैं ये मेरा कह रहा हूं मेरा कहने का मतलब यही। आपके हम्म, इनकार या आपके शक की वजह क्या है, शक की बेस, शक की वो मैं बेस सारी ये दूर है कर कि रहा हूँ। मुझे अभी हाँ। कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली उसकी जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। हाँ, ये बेहतर है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिल सकी, ठीक हो गया, इस वजह से जी। है। और जितो थोड़ा सा आप यकीन रखते हैं वो किस बेस पे रखते हैं कि हो सकता है हो? हो सकता हो उसका बेस ये है कि एक तो पहली बात है कॉम्प्लेक्सिटी है उसका बेस, कि कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है। जब हम लोग लिविंग सेल का फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उसका मतलब हम्म। जो प्रोबेबिलिटी मतलब हो तो सकती है फॉर्मेशन, लेकिन वो बहुत ज्यादा इम्प्रोबेबल हो जाता है, या फिर ऐसे सब सिचुएशन में जब हम लोग चले जाते हैं। या हम्म। फिर जो है यूनिवर्स का क्रिएशन है तो वो भी एक समझ लो एक टाइप ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अभी हम लोग के पास उसका नहीं है। तो वहां पे वो चीज हम्म। बैठाई जा सकती है कि माइट भी एग्जिस्ट करता हो। हाँ, एग्जिस्ट करता है, मगर वहीं आप इनकार जब कर रहे हैं तो वो चीजें आपको समझ नहीं आ रही एक्सप्लेनेशन की। मगर एग्जिस्टेंस का आपने कितना स्ट्रांग पॉइंट दिया कि कॉम्प्लेक्स है चीजें। ये बड़ा जबरदस्त जी, स्ट्रांग लेकिन पॉइंट है। हाँ। उसका काउंटर आर्गुमेंट भी काफी सारे मतलब एथियस्ट लोग जो होते हैं हाँ, वो वो भी देते रख। हैं उसका। तो अगर आपको वो भी पता है तो फिर आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि पता आपको सब कुछ है फिर एग्नोस्टिक क्यों है? जैसे मैंने कहा ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है जो आपको इस शक में डाले हुए का हो सकता हो, आपने कहा उसका काउंटर भी देते हैं, तो फिर एग्नोस्टिक किस लिए हैं आप? फिर मेरे ख्याल से किसी एथियस्ट ने ठीक कहा था कि एग्नोस्टिक्स आर जस्ट एथियस्ट विदाउट बॉल्स। उनके गेंदों में पानी नहीं होता, खुलकर कहने की। नहीं जी, बात ये है कि क्लेम नहीं किया जा सकता ना कम्प्लीटली कि खुदा है या नहीं है, वही वही नहीं प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं, दोनों साइड। उन्होंने क्लेम, क्लेम देखो मेरी बात सुनो, क्लेम तो आप अभी भी करके बैठे हो, मिड क्लेम है। ये मेरा क्लेम ये है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दिस इज अ क्लेम इटसेल्फ। आपको क्या लगता है क्लेम सिर्फ पॉजिटिव है? नहीं नहीं, लेकिन वो 100% श्योरिटी वाला हो जाएगा ना। अगर मैं कह दूं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो वो 100% श्योरिटी की नहीं करता, आप तो वो हंड्रेड मेरा परसेंट फेथ हो जाएगा। आप 100% श्योर हैं कि हो सकता है हो सकता ना हो? 100% श्योर है इस चीज पे? अरे दोनों ही एक ना एक चीज तो होगी ही, उस पे कैसे श्योर हो हाँ, सकते हैं वो इस, तो। नहीं, ये चीज में तो 100% श्योर हैं कि हो सकता है हो सकता है ना हो, इसमें श्योर है। इसमें कह सकते हैं। तो बस फिर ये क्लेम है, 100% श्योर होना क्लेम है ना, आपने अभी भी खुद डिफाइन किया। तो फिर आपने क्लेम रखा हुआ है। अगर आप क्लेमलेस होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी जुबान, अपनी सोचने की सलाहियत काटनी होगी। कोई बंदा भी कभी भी क्लेमलेस नहीं हम्म होता, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव या मिड क्लेम, 50-50% हम्म क्लेम उसका अपनी जगह पर होता है। ऐसा नहीं है कि वो क्लेमलेस हो। हम्म मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ना होने का जो सबूत दिया, वो तो आपने कहा कि मुझे एक्सप्लेनेशन मैं नहीं समझ पा रहा, मगर वहीं जब आपने क्रिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को सामने रखा और सेल्यूलर लेवल पर आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, तो वो बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। फिर आपने कहा जो उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपको चीजों का पता है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन आपको कन्विंस नहीं कर सकी, तो जो एक्सप्लेनेशन करते हैं रिलीजन की या गॉड की, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। आपने ये वहां नहीं कहा, मगर एथिज्म के डिफेंस, जब एथिज्म के हवाले से बात आई तो वहां आपने कहा उनके पास आर्ग्यूमेंट है। मगर रिलीजन के जो सर्कल्स हैं उस हवाले से आपने अपना एतमाद जाहिर नहीं किया कि उनके पास भी एक्सप्लेनेशंस हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं रिलीजन के, थियोलॉजी के, जो आप नहीं ग्रिप कर पा रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें आपको कोई समझा नहीं सकता या चीजें आपको नहीं समझनी चाहिए। बल्कि हो सकता है आपने जिनके साथ कोशिश की हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने आपको सही तरह गाइड ना किया हो या उनके पास कैपेसिटी ना हो। क्योंकि ह्यूमन है ना, मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरी एक कैपेसिटी है, मेरी एक लिमिट है। हो सकता है उसके बाद जाके मेरे पास आपकी बातों का हो सकता है जवाब ना हो, मगर इस वजह से क्या मुझे फैसला करना है, इनकार का या ये अपना दरवाजा बंद कर लेना है, खोज जारी रखनी है। भाई ये था मेरा, और वेरी गुड हम्म। जी, अब आप बात अपनी रख सकते हैं जी। जी भाई, खोज जारी है। अगर मुझे मिलता है सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन तो मैं ऑब्वियसली एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं अपना सवाल आपसे रख सकता हूँ जो मैं करने के लिए आया? आपका सवाल जो है ना, वो थियोलॉजी से रिलेटेड हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वो है। मेरा मानना ये है, उसकी वजह बताता हूँ। जब से मैंने आपसे पूछा ना कि नॉस्टिक कौन होता है, मैंने 3-4 बार स्ट्रेस दिया, उसके पीछे रीजन थी।
जब आपका कोर इशू बेस के अंदर कुछ चीजें इस इशू कर रही है ना, तो आप उनको सॉल्व करें। थियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है क्रिएटर का, उसके ऊपर अगर कोई आपको इतराज है तो जरूर रखें। वो सवाल मैं जरूर एंटरटेन करूंगा, और वो मीनिंगफुल भी और पर्पसफुल भी होगा, उस पर बात करें आपके जी कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जी जैसे मैं रिलीजियस बुक्स को या फिर कोई भी बुक्स है, हदीस है या फिर अदर रिलीजन टेक्स्ट हैं, उनको जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे जो मतलब जो फिजिकल चीज की, किसी भी चीज की, जैसे बारिश होना हो गया या फिर आसमान से जैसे मेटेरॉइड्स गिरते हैं या फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जो है, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो इन द सेंस कि बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल करके उन चीजों को बताया गया होता है। और जब उनके एक्सप्लेनेशन मतलब कहने जाओ कि कैसी एक्सप्लेनेशन है, तो कहते हैं ये मेटाफिजिकल है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो चीजों की जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो केवल मेटाफिजिकल ही क्यों दी गई, फिजिकल क्यों नहीं एक्सप्लेन किया गया चीजों को, ताकि हम लोग ये दोनों वे से समझ पाए कि उनको जो अंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों की, वो फिजिकल की भी थी उनको नॉलेज और मेटाफिजिकल की भी थी, तो दोनों अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं दी गई? मौसम कैसे आते हैं, चांद कैसे निकलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्रिएटर का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्ट में इसलिए कहा था, इस सवाल का जवाब मौजूद है, कई बार दिया जा चुका है। मगर आपकी अगर सिंसेरिटी है ना, और वाकई सीखना चाहते हो, तो आप क्रिएटर के ऊपर को सवाल उठाओ, ये सवाल उठाओ, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाओ, उस पॉसिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाओ। आप जियोमेट्रॉइड कैसे आते हैं, जी फलान सन कैसे इधर जा रहा है, मौसम कैसे आ रहे हैं, आपका ये ना भी हो, ना भी समझ आए, भाई ना भी समझ आए, इसकी एक्सप्लेनेशन बीच में से निकाल भी दें, इस्लाम तो अपनी जगह पर खड़ा है। इसीलिए 1 मिनट के लिए आपने कॉन्सेप्ट उस चीज पर फोकस करना है जो आपका असल चीज है, जो असल इशू है। ये चीजें हमें मरवाती हैं कि हम जनाब बेस सॉल्व नहीं करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। हाँ, दोबारा आप सोचें, जो आपका असल टॉपिक है ना, एग्नोस्टिक होना, उसके ऊपर सवाल करें, क्योंकि इससे आपकी सिंसियरिटी का भी पता चलेगा। या फिर मैं नहीं समझूंगा कि जी। एग्नोस्टिक सिर्फ आपने अपने आप को ऐसे ही रखा हुआ है, असल में इस्लाम हदीसों पर और कुरान की आयतों पर इतराज करना है आपने, जिससे साफ पता चलता है कि ये किस तरह की मेंटालिटी है। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है ना, अगर वो एग्नोस्टिक होकर बैठा है, वो जेन्युइनली अपने पहले इशू को सॉल्व करेगा। नहीं तो आप फिर अ, उसके फेवर में एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड अगर आप कुछ आर्गुमेंट देना चाहें तो आप वो नहीं, दीजिए जो आपके पास वो है। छोड़ें, वो तो आप आधा पचद्दा मान रहे हैं ना। मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं मानते, तो आपने एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा सवाल उठाएं उस पे। आपने कहा ना कोई मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे, मैंने कहा सवाल उठाएं। इसका मतलब है खत्म हो गया आपके सवाल। सवाल उठाएं ना, उसकी एक्सप्लेनेशन पर, गॉड की नहीं, एक्सप्लेनेशन के ऊपर आपका कोई इतराज है वो इस्लामिक रखें। इस्लामिक गॉड पे। हाँ हाँ, इस्लामिक क्रिएटर के ऊपर इतराज उठाएं, वही तो कह रहा हूँ। रिलीजन के कॉन्सेप्ट को आपने ना समझ पा रहे, उस पे कह रहा हूँ मैं, और किस पे कह रहा हूँ मेरा भाई। जी देखिए, इस्लामिक गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उस पे एक ये जो टाइप ऑफ कि हमारा पर्सनल गॉड है, उसका मतलब जैसे कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है तो उसमें हम लोग का जो वो प्लेस है वो इतना ज्यादा छोटा है कि वो स्पेक ऑफ डस्ट के बराबर भी नहीं है। तो क्या उस खुदा को पड़ी हुई है कि वो हम लोग के बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इनसे रिश्ता हुआ या नहीं, हमारा जो है हमने खाना खाया या फिर हमारी हम बीमार हो गए, उसको क्या फिक्र पड़ी है कि हम लोग के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा? जी। वेरी गुड। मालिक है वो भाई, इस बात का कितनी बार जवाब दे चुके हैं हम। वो मालिक है, उसकी मखलूक है हम। वंस यू एडमिट कि वो क्रिएटर है, उसकी मखलूक है, वो जो मर्जी करे। वो नहीं मारता है तो हमें, वही जिंदा नहीं तो करता है, इतनी वही हमें खुशी गम इतनी देता है, हर चीज है, कोई मसला नहीं, फिर क्या है, हम्म, दिक्कत क्या है तो उसमें। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ। हम्म, नहीं तो इतनी बड़ी यूनिवर्स बना के उसमें हमें एक रेत के दाने के बराबर जगह देके उसमें बैठा के क्या ठीक है, मतलब क्या है, ठीक इसका है, पर्पस क्या है? हाँ, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर क्या, मुझे मुझे एतराज नहीं समझ आ रहा, इतनी बड़ी यूनिवर्स बना दी, ठीक है, फिर क्या है, उसमें हमें छोटी सी जगह नहीं पर रखा, तो फिर क्या है। नहीं तो उसका आप एक घर में, पर्पस मेरी क्या सुनो हुआ सुनो, ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप एक गाड़ी लेते हो, आप गाड़ी को जी, किधर खड़ा करते हो, बेडरूम के अंदर, गैराज में। गैराज में, ऑब्वियसली उसकी वो जगह है। आप सोते किधर हो, बेडरूम के अंदर, ऑब्वियसली उसकी वो जगह है। खाना कहाँ पकता है, किचन के अंदर, ऑब्वियसली उसकी वो जगह है। ये सारा कंबाइन होके एक घर बनता है, ठीक है। अब जिस जगह पर हम्म इंसान गोल्डी लॉक जोन था, उसके अंदर इंसान को उसने सेट किया, बिठाया,
एक इम्तिहान के लिए भेजा, इसमें दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ। अच्छा, कॉन्सेप्ट पता कि इतना बड़ी कायनात, इतना बड़ा बनाने वाला, और एक छोटे से जर्रे के अंदर हमें रखा है, उसको फिक्र पड़ी हुई है, क्यों ना हो, मारेगा वो, उसकी मलकियत है, वो आपकी मेरी तरह थोड़ी ना है, ये पता ही नहीं ना नहीं, हो। तो मतलब मेरा मेन जो एतराज है वो ये है कि मतलब इतना सारा जो टाइप ऑफ मैटर था, इतना ज्यादा जो 99.9% है, उसको बनाने का मतलब क्या हुआ हम लोग को? तो मतलब हाँ। ऐसे भी गोल्डी लॉक जोन में रखा जा सकता था ना, उसका मतलब क्या हुआ? जबरदस्त, 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 ये मैं आपको बताता हूँ। कॉस्मोस को जितना स्टडी किया जा रहा है ना, तो पता चल रहा है कि जो जो चीजें जिस जिस जगह पर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कलेक्टिव उनका एक रोल है। जैसे हमारी मिल्की वे है, इसका मूवमेंट के अंदर एक रोल है। इसमें से एक भी प्लैनेट या एक भी स्टार अपनी जगह छोड़ता है, हमारी मूवमेंट के अंदर इफेक्ट आएगा। अगर आपने कॉस्मोस एक सीरीज देखी है, उसके अंदर वो बताते हैं कि यानी ये जैसे स्यारा है, ये रोटेट कर रहा है, जिस अर्थ पे हम बैठे हैं ये रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम है, और हम्म। इसी तरह हमारी मिल्की गैलेक्सी जो हमारी है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है, वो भी इसी तरीके से सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है और मूव कर रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब मिसाल के तौर पे मैं हम्म। आपको बताता हूँ। आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइकिंग के लिए पहाड़ पर, और आपने भारी बैग उठाया हुआ है, ठीक है, आपकी हम्म। स्पीड स्लो होगी। मगर अगर आपने वजन कम उठाया हुआ है, आपकी स्पीड तेज होगी और आप कम थकेंगे और ज्यादा सफर करेंगे। मगर अगर वजन ज्यादा उठाएंगे तो आपकी स्पीड भी स्लो होगी और जल्दी थक जाएंगे और सफर भी कम करेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। अच्छा, इसका ये जो आपने कॉस्मोस की मिसाल दिया, इसको मैं ह्यूमन जो एनाटॉमी है उसके मिसाल से समझाता हूँ। काफी अरसा पहले, इवन डार्विन के टाइम के ऊपर, जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, इनमें वेस्टिजियल ऑर्गन जिनको बोला जाता है, ये माना जाता था ये यूजलेस हैं और एवोल्यूशन की बाकियात हैं। बाद में जब इनको स्टडी किया गया, जैसे जंक डीएनए बोला जाता था हम्म। जंक डीएनए बेसिकली गार्बेज है, ये रिसाइकल बिन में जैसा डाटा चला जाता है जिसका कोई यूज नहीं है। मगर बाद में जाकर पता चला कि जैसे बाजू का डिलीट की हुई फाइल्स रिसाइकल बिन में रिस्टोर करके उनका फायदा होता है, ऐसे ही जंक डीएनए जो होता है उसका फायदा होता है। बेसिकली वो कोर है, सर्वर बन जाता है। उसके ऊपर जब उसको डिस्कवर किया गया, पूरी की पूरी ब्रांच पड़ी एपिजेनेटिक्स की, पूरी पूरी ब्रांच। ये आपको समझना है। इस वक्त ह्यूमन नॉलेज कॉस्मोस के बारे में बहुत सी चीजों को यूजलेस कह सकता है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है, उनको पता चलता है फलां सितारे का मकसद क्या है, फलां गैलेक्सी का इतने डिस्टेंस का मतलब क्या है। ये चीजें तब समझ आती हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे एक कलर नजर आ रहा है आसमान के ऊपर। आज से 1400 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, उस कलर का कोई मतलब नहीं था। मगर हबल टेलीस्कोप के बाद पता चला कि जो जैसे जैसे रेड होता जाता है, दैट मीन्स, और ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट सामने आया, क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ सियारों को स्टडी किया, कॉस्मोस को। उसको पता चला कि ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या है, और ये एक्सपैंड हो रही है। तो बाद औकात ऐसे होता है कि एक वक्त होता है आपको नहीं पता चल रहा होता कि इन चीजों का मकसद क्या है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है। तो ये चीज समझनी है कि ये आपको लग रहा है क्योंकि हमने स्टडी नहीं किया। जो प्योर साइंटिफिक बिहेवियर है ना, अगर आप ऑनेस्ट एंड सिंसियर हैं, प्योर साइंटिफिक बिहेवियर कभी भी किसी चीज को यूजलेस नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि उसका मानना यह है कि मैं अपनी खोज जारी रखूं, कीप ऑन डिस्कवरिंग थिंग्स, मुझे इसमें से कोई राज मिलेगा, मुझे इसमें से कोई फायदा मिलेगा। वो यूजलेस नहीं कहता। मसला तब आ जाता है कि जब हम रिलीजन के मामले में अपनी साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक बिहेवियर को छोड़ देते हैं, यहां से नुकसान शुरू हो जाता है। जैसे आपको लगा इतनी बड़ी कॉस्मोस है क्या है। अच्छा, फिर रिचर्ड डॉकिंस जैसा बंदा, जो कि प्योर एथियस्ट है, क्लेम्ड एथियस्ट है, गॉड डिल्यूजन नामी किताब लिख चुका है, ब्लाइंड वॉचमेकर नामी किताब लिख चुका है बदनामे जमाना, और बड़ा उसका एक माना जाता है, एथियस्ट के अंदर बड़ी धाक है, बड़ा बाबा माना जाता है। वो बंदा एक इंटरव्यू के अंदर कहता है कि वी माइट बी अ क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कॉस्मोस के अंदर पूरा एक थीम है, एक थ्योरी है जो ये बताई जाती है कि हम लोग गैलेक्टिक जू के अंदर हैं। फ्रेंच में एक बहुत बड़ी, फ्रांस में कन्वेंशन हुई थी साइंटिफिक। वहां म्यूजियम के अंदर बड़े बड़े लेक्चरर्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने आके थ्योरी पेश की कि वी माइट बी इन अ गैलेक्टिक जू अंडर सर्विलेंस। हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किसी बीइंग के जो हमसे ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, हम उनकी सर्विलेंस के अंदर हैं। जैसे जू में एक ज़ेबरा को, शेर को रखा जाता है, और जब उसको वहां रखा जाता है उसको यही लगता है कि यही उसकी दुनिया, यही उसका जंगल है।
अब उसका मालिक आता है, उसको खाना डालता है, डाल के चला जाता है, उसको फील भी नहीं होता कि वो कैद है। तो ये आपने समझना है कि ये जो थ्योरी पेश की जाती है कॉस्मोस के हवाले से कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स मैसेजिंग वो कर रहे हैं, हम हो सकता है लोग मौजूद हों, हो सकता है हमसे स्मार्ट लोग मौजूद हों, तो ये तो अभी डिस्कवरी का मैटर है। हो सकता है कहीं दुनिया पे और लोग मौजूद हों, अब उनको देखकर पता चलेगा, चीजें कहीं खुलेंगी। तो साइंटिफिक अप्रोच ये है, मैं शॉर्ट करता हूँ, अगर चाहता हूँ बात लंबी होगी। शॉर्ट मकसद ये है कहने का कि साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं है कि आप ये कहें कि इतनी बड़ी दुनिया, उसका मकसद क्या है, वो आपको फील हो रहा है ना, क्योंकि आप छोटे से घर में रह रहे हो, आपको लगता है कि इतने बड़े घर का मकसद नहीं है। ठीक है, वो बाद में जाके पता चलता है। हम्म, ठीक है मेरा भाई, इस पे खोज जारी है। अभी देखे ना, ये जी। जो जेम्स वेब गई है, इसने और राज खोल दिए हैं, इसने तो तहलका मचा दिया है। अब पहले कॉस्मोस के बारे में जो हमारी राय थी वो यकसर बदलती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें एडवांस हो रही हैं। तो इसलिए इस विषय के ऊपर जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप प्योरली साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं ना और साइंटिफिक मेंटालिटी रखते हैं, तो आपको कभी भी जल्दबाज नहीं होना, बाहों को खुला रखना है हर चीज के लिए, कि कोई खबर भी आ सकती है। भाई ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। जी भाई। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नथिंग भाई से बात हो गई जी, बहुत शुक्रिया। जाट हमारे साथ हैं यार, जाट भाई। हाँ जी, राम राम जी। जी जी, कैसे है मेरा भाई? राम राम जी। अल्लाह अकबर जी। राम हु अकबर जी। अल्लाह अकबर जी। अल्लाह कहाँ से अकबर हो गया सुबहान, यार। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून जी, सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून जी। अल दोजकुल हराम, अल दोजकुल हलाल, हराम हलाल, अल जन्नतुल हलाल। क्या अच्छा करूं मैं, आमिर भाई, क्या करूं? क्या हाँ हाल है? क्या करूं इसका? मैं ठीक हूँ। इसको अपनी मुक गई। जेब में डाल लो, काम आ जाएगा कभी। मैंने कहा अरबी खत्म हो गई। अद दोजकुल हलाल, उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि दोजक अरबी का वर्ड ही नहीं अल है। दोजकुल, ओ, अल दोजकुल को क्या? हलाल, अद हलाल का है। दोजकुल हलाल, अद दोजक कौन सी जुबान का वर्ड है? मैं हंस रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। ये शोख आप जो शान पत्ती कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि शान पत्ती भी करनी नहीं आती। क्या करूं इसका? अद दोजक कौन सी जुबान का वर्ड है? मैंने कहा है अल दोजकुल हलाल, अल ओ, अद जन्नतुल हराम। दोजख, दो, अद दोजख, अद दोजख कौन सी जुबान का वर्ड है, ये तो बताओ। अद दोजख, अच्छा दो मैंने सादा कहा है दोजख भी नहीं, अद दोजख लगा दिया है। अल, मैंने कहा है अल दोजक, अल अल दोजक। अल, अल दोजख कौन सी जुबान का वर्ड है? भाई ये अरबी प्लस ईरानियन दोनों मिक्स है इसमें। अरबी प्लस ईरानी। भाई यही होता है। दोस्तों, आप पूछते हैं ना कि वो जो है वो क्या उसे कहते हैं, कोई अजीबोगरीब मखलूक दिखाया करें हमें, तो ये देख लो, ये जट भाई हमारे प्यारे भाई हैं, बड़े कीमती भाई हैं, इनको इनको म्यूजियम में रखें। वो कहता है जी दोजख पर्शियन प्लस अरबिक है। वेरी गुड। चलो मैं तुमसे अभी पूछता हूँ, अरबिक में मिनिमम वर्ड की लिमिट क्या होती है किसी कलमा होने की? मिनिमम। मिनिमम। अरे भाई मैं क्या अरबी थोड़ी हूँ। निकल गई, निकल गई। 3 हरफ होते हैं, 3 हरफ। दोजख में कितने वर्ड हैं? दाल, वाओ, जा, खा। इसलिए इसको अब मुअर्रब भी नहीं यूज किया गया बेसिकली। तो मेरा भाई, मैं अब जो आपसे बात करने लगा हूँ, आपके धुआं निकल जाएंगे, छोड़ दो। अरबिक की तरफ नहीं ना भाई, हो, इधर अपना नजलाना आप फेंको। बताना। आप संस्कृत सीख लो, वही बड़ी बात है आपके लिए। आप वो छोड़ के अरबी सीखना शुरू कर दिया, दो जक छोजक। नहीं, संस्कृत में कितने अल्फाबेट होते हैं बताना जरा। मुझे क्या, मेरा आप क्या लेना बताओ। देना? मेरा तो क्या लेना मेरा देना? अरबी से क्या लेना देना भाई। हाँ तो फिर तो बोल क्यों रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ, खजूर क्यों ली हाँ है, तो मैंने यही तो पूछ तो रहा मैंने हूँ। थोड़ा बहुत बोल मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया तो क्या कोई वो आप बताइए क्या। बोलो तो नहीं, बोलो। मुझे आगे से कह रहे थे ना, हाँ भाई मैंने कहा खत्म हो गया है, जेब में डाल लो, तो शानपत्ती कर रहे थे, मैंने भी बोला गुस्सा क्यों करके, बोलो, मगर बोलो तो ठीक है, मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ क्या बोला जाता है। बोले बोले मेरे साथ बोले। जी। बोले, जहन्नम हराम वल जन्नतु जहन्नम। हलाल। हाँ, जहन्नम बोलते हैं, अरबी जुबान में बोलते हैं दोजख को अज जहन्नम। हाँ, अल जहन्नल हलाल, अल चलो, जन्नतुल हलाल। उसका भी तुमने टुकड़ा कर दिया।
जहल्लुल जहन्नम। जट साहब, जट रहने दो, अरे ठीक, तो मैं लिख के दे दूंगा, तुम रहने दो, तुम रहने चलो दो। ठीक है। मैं आज क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, तो आप आज डिफेंड करोगे खाली, ठीक है? उस दिन मैंने किया था, आज आप करना, ठीक है? किस दिन किया था आपने? ठीक है, बताओ। आपने किस दिन किया? किस दिन किया था? अरे आया था मैं उस दिन, आप बोल रहे थे कि आप इस्लाम पे बात नहीं करोगे, आप बस मुझे कन्विंस करोगे सनातन पे। आज आप पैसा की नहीं तो लोगे, आप आपने सीधा सीधा जवाब आपने आप हाँ हाँ, आपने किया था, मुझे याद करने दो, 1 मिनट, किया था मेरे ख्याल से, आए थे, हाँ। ठीक हो गया, हाँ, जरूर 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 करो इस्लाम पे यार, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, बैसाखी तो मुसलमान, जाट साहब, बैसाखी तो मुसलमान का काम है ना। सही बात है। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस्लाम में जो है ये स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब कि क्या क्या चीज है इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी के लिए? जबरदस्त जबरदस्त। इस्लाम में इस पे ना स्पिरिचुअलिटी एक क्या है? वीडियो, हाँ, हाँ, जबरदस्त। इस पे ना ये अच्छा किया जाट, आपने याद करवा दिया। मेरा इरादा था, मैंने जिक्र किया हुआ था कि एक प्रोग्राम करूंगा, योगा वर्सेस इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? तो मेरा नहीं इरादा नहीं। था इसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा और योगा को डिस्कस करूंगा और इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस करूंगा, मगर मैं ब्रीफली आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है? काफी अरसा पहले कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम वाली जो सीरीज मैंने की थी ना, उसमें एक साथी आए थे, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, इस्लाम खुश्क है, ड्राई है, उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि उसका हो सकता है मैं क्लिप लगा भी दूं अगर आप कहेंगे तो, मगर अभी ब्रीफली मैं रख देता हूँ। इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को दो तरीके से बयान किया गया है, एक दुआ में और एक दुआ की कबूलियत में। रब्बना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुज़क्कीहिम युज़क्कीहिम। युज़क्की का मतलब होता है वो उनके नफ्स को, उनकी आत्मा को पाक करता है। अब यहाँ से शुरू होती है बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर न सिर्फ ये कि शारीरिक जो सफाइयां हैं, हाइजीन है, उसका ख्याल रखा, बल्कि आत्मिक जो आपके अंदर की चीजें हैं उनकी सफाई का ख्याल रखा। मिसाल के तौर पर स्टार्ट करते हैं, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज जिस चीज से हुआ है वो तहज्जुद से हुआ है। तहज्जुद का क्या मतलब है? तहज्जुद का मतलब है, तकल्लुफ से निकला है, जिसका मतलब है रात के एक खास पहर में उठना और कोशिश करना आत्म ध्यान के लिए, अपने आप को खास करना, इसको तहज्जुद बोलते हैं। ये 29वें पारे के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूसरी वही नाजिल हुई थी, उसमें आता था फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ठीक है? ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं उकमा क़ाल अल्लाह कि तहज्जुद पढ़नी है रात के वक्त, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को उठ और इबादत का कयाम कर, इल्ला कलीला, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। तो रात के गए, यानी रात गुजर गई, हम 2, 2:30, 3 बजे, अर्ली मिड नाइट में उठना और फोकस करना। उसकी वजह क्या होती है? जो आपकी इनर एनर्जीज है ना, जिसको आपकी एस्ट्रल बॉडी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल टर्म के मुताबिक, होता यह है कि रात के पहर में सन्नाटा छा जाने की वजह से, शोर शराबा खत्म हो जाने की वजह से, लोगों के सो जाने की वजह से और सूरज के ढल जाने की वजह से एक कामनेस पैदा होती है। उस कामनेस की, यानी ठहराव, स्टेबिलिटी पैदा होती है। उसकी वजह से होता यह है कि इंसान के जो नेगेटिव ख्यालात है ना, वो थम जाते हैं और उसको मौका मिलता है अपने आप को डिस्कवर करने का। तो कहा गया कि आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज का तरीका मैंने आपको बता दिया, रात को उठना, गुस्ल लेना है, गुस्ल लें, अपने आप को स्नान लें, पाक करें, वुजू करें और बैठें। कुरान की तिलावत के जरिए, अज़कार के जरिए, खामोशी से आत्म ध्यान के जरिए ये काम किया जाता है। बस, ये हाँ यहाँ से भाई, बस स्टार्ट बस। हुआ इस्लाम का, ठीक है? एक नंबर मिनट वन, में क्वेश्चन जिसका करता हूँ। जिक्र आपको जिसका जिक्र आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गारे हिरा का सफर है ना, गारे हिरा में जो जाया करते थे वही आने से पहले, वो जो एरिया है ना, वो तज़किया नफ्स का है, स्पिरिचुअलिटी का एक जर्नी था, जिससे आपको पता चलता है कि वो अल्लाह के रसूल शहर से छोड़कर गारे हिरा, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च भी करेंगे तो गारे हिरा आपको उसकी तस्वीरें नजर आएंगी, बिल्कुल शहर से दूर तन्हाई में एक गुफा बनी हुई है, उसमें अल्लाह के रसूल आकर एक गार में बैठते थे, चंद खजूरें, थोड़ा सा पानी, और वहां बैठकर इबादत किया करते थे, अपने आप को मशगूल रखते थे, ध्यान करते थे। यहाँ से आगाज होता है। इसके अलावा ये मैंने ब्रीफली बताया, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चीजें जो आप कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी चीज,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सत्य को थाम लो,